हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे दुग्ध रसायन। अब है अगला टॉपिक, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दूध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है पशु की जाति। जो दुधारू पशु है उसकी जाति क्या है। स्तनधारियों की जातियों के अनुसार दूध का संगठन बदल जाता है। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि में दूध का संगठन अलग अलग होता है। क्या होता है? दूध का संगठन अलग अलग होता है। तो ये हो गया पशु की जाति। दूसरा है पशु की नस्ल कौन सी है। पशु की नस्ल तो दूध की मात्रा व संगठन पर पशुओं की नस्ल का भी प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? पशुओं की नस्ल का। उदाहरण के लिए गाय की नस्ल जो कि साहिवाल है, या हरियाणा, सिंधी, नागौरी, सब में अलग अलग संगठन होता है दूध का। क्या होता है? अलग अलग। दूध का संगठन अलग अलग होता है। ऐसे ही अगर भैंस देखें हम, तो मुर्रा भैंस जो है उसके दूध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है? 7.4%। 7.4%। मुर्रा भैंस के दूध में वसा का संगठन या वसा में जो वसा की जो मात्रा है वो कितनी होती है? 7.4। जबकि मदावरी भैंस के दूध में 11 से 13% तक वसा पाई जाती है। यानी इसमें और भी ज़्यादा पाई जाती है। कितनी? 11 से लेकर 13% तक। तीसरा है पशु की आयु। क्या है तीसरा? पशु की आयु। तो आयु में पशु की आयु है तीसरा बिंदु। निश्चित आयु के बाद पशु का दूध उत्पादन घटता है, और दूध उत्पादन घटने से उसका संगठन भी बदलता है, और संगठन बदलने से उसमें पाई जाने वाली वसा की मात्रा भी बदलती है। तो हमने 3 बिंदु पढ़ लिए अभी। कौन कौन से? एक तो पशु की जाति ही, और एक पशु की नस्ल, और एक पशु की आयु। अब चौथा है चारे का प्रयोग। यानी पशु किस प्रकार का चारा खा रहा है। पशु को दिए जाने वाले चारे में संगठन का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पशुओं को दलहनी या मतलब किस प्रकार का अपन वो खिला रहे हैं इसको चारा, उसका तीसरा बिंदु था, नहीं चौथा बिंदु था अपना, पशु को हम किस प्रकार का चारा खिला रहे हैं, चारे का क्या प्रभाव पड़ता है। पशु को दिए जाने वाले चारे से दूध में संगठन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पशुओं को अगर दलहनी चारा खिलाते हैं तो दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, तथा बिनोला खिलाने से दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। बिनोला क्या चीज़ है? कपास का बीज, कपास में पाए जाने वाला बीज। अब 5वां बिंदु है मौसम का प्रभाव। पशुओं के दूध के संगठन पर अलग अलग मौसम का प्रभाव अलग अलग पड़ता है।
जैसे वर्षा के मौसम में हरा चारा अधिक मिलने के कारण पशुओं के दूध की मात्रा में भी वृद्धि होगी और दूध के संगठन में भी अंतर आएगा। और बहुत तेज़ गर्मी या लू चलने से पशु के दूध की मात्रा और संगठन पर उस समय भी प्रभाव पड़ता है कि मात्रा कम हो जाती है। छठा बिंदु है बीमारियों का प्रभाव। छठा बिंदु क्या है? बीमारियों का प्रभाव। पशुओं में रोगों के कारण भी दूध का संगठन बदल जाता है। निरोगी होता है पशु, स्वस्थ होता है, तो उस समय दूध की मात्रा व संगठन, दूध की मात्रा ज़्यादा होगी और संगठन भी उसका उत्तम होगा। लेकिन अगर पशु बीमार हो गया है तो दूध की मात्रा कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर किसी पशु को थनैला रोग हो गया है, उसके थन में रोग हो गया है, तो दूध की मात्रा व वसा की मात्रा कम हो जाएगी। रोगी के कारण दूध की सुगंध भी बदल जाती है। स्वस्थ पशु और रोगी पशु के दूध की सुगंध भी बदलती है। अब है ब्यात की अवस्था। ब्यात की अवस्था किसको कहेंगे कि मान लो कोई पशु है, वो पहली बार ही दूध दे रहा है या 3-4 साल से दे रहा है, तो इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ब्यात की अवस्था भी दूध के संगठन और उसकी मात्रा को प्रभावित करती है। क्या करती है? ब्यात की अवस्था है वो भी दूध के संगठन और उसकी मात्रा को प्रभावित करती है। ब्यात के आरंभिक समय में, मध्य समय में और अंत समय में, तीनों अवस्थाओं में दूध का संगठन भिन्न भिन्न होता है। प्रारंभिक अवस्था में वसा की मात्रा कम होती है और मध्यम अवस्था में वसा की मात्रा थोड़ी बढ़ती है और अंतिम अवस्था में दूध के संगठन मात्रा तो कम हो जाएगी और संगठन में यानी वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगला बिंदु है 8वां, दूध दोहन की अंतरा अवधि। यानी दूध दोहने की समय अवधि भी दूध के संगठन और मात्रा दोनों को प्रभावित करती है। अगर हम पशु का दूध सायकाल सुबह के दूध की मात्रा सायकाल के दूध की अपेक्षा अधिक होती है और शाम को कम होती है, तो इसका अंतरावधि का मतलब है कितने अंतर से दूध निकाला अपन ने, कितने घंटे बाद निकाला। अगर हम बराबर टाइम 12-12 घंटे से निकालेंगे तो लगभग बराबर आएगा, लेकिन रात लंबी हो रही है और दिन छोटा हो रहा है तो हम शाम को तो निकालते हैं मान लो 4-5 बजे ही, और सुबह फिर जल्दी निकाल लिया या लेट निकाला, तो उस हिसाब से दूध के दोहने की जो अवधि है उसका प्रभाव पड़ जाएगा। अब अगला बिंदु है व्यायाम का प्रभाव। नियमित व्यायाम से पशु की दूध की मात्रा में कुछ कमी आती है, परंतु वसा की मात्रा बढ़ती है। वसा की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ती है। व्यायाम से वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके बाद में है दूध के भौतिक गुण क्या हैं? दूध के भौतिक गुण क्या हैं? दूध का पहला भौतिक गुण है कि देखने में दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। और गाय का दूध है वो कुछ पीलापन लिए हुए होता है। गाय का दूध कैसा होता है? पीलापन लिए हुए। दूध में पीलापन है वो कैरोटीन की मात्रा के कारण होता है, तो गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, भैंस के दूध में कम। दूध का स्वाद है वो कैसा होता है? मीठा होता है। दूध का स्वाद मीठा। फिर है गाय के दूध की अपेक्षा, यानी गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व है वो 1.028 से लेकर के 1.030। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना बताया? 1.028
1.028 से लेकर के 1.030, जबकि भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व है वो 1.032 होता है। तो वो तो 30 तक की है और ये होगा 32। और कितने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर है ये? 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अब अगला भौतिक गुण है दूध का उबाल बिंदु 101 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे उबलता है? 101 डिग्री पर। जबकि जमाव बिंदु या हिमांक है वो 0.52 से लेकर के 0.56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0.52 से 5.6। अगला भौतिक गुण है पाँचवा दूध की पीएच का मान है वो 6.4 से 6.7 के बीच होता है। अतः कुछ क्या कहेंगे, इसको अम्लीय है, क्योंकि 7 पे क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन या न्यूट्रल। दूध का अपवर्तनांक है वो 1.3440 से लेकर के 1.3480 तक होता है, यानी पॉइंट के बाद में 3440 से 3480 होता है। और ये एक तरह का सघन मध्यम ही कहलाएगा ये, सघन, क्योंकि पानी में होता है 1.33, जबकि पानी में दूध का अपवर्तनांक 1.33 होता है। 7वां भौतिक गुण है दूध की विद्युत संचालकता कितनी मौज होती है? ये होती है 0.005। कितनी मो है? 0.005। दूध में अम्लता 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और विकसित। जैसे ही हम दूध निकालते हैं उस समय उसकी कुछ अम्लता है, और 5-7 घंटे पड़े हो गए दूध को तो और अम्लता होगी दूसरी, और अगर और ज़्यादा देरी तक पड़ा रहा है तो अम्लता और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 2 प्रकार की अम्लता है, एक तो प्राकृतिक और एक विकसित। प्राकृतिक अम्लता का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, साइट्रेट्स, एल्ब्यूमिन, केसिन, फॉस्फेट आदि। और ताज़ा दूध में ये 0.11 से लेके 0.14% होती है अम्लता। ताज़ा दूध जैसे निकाला है और उसकी एसिडिटी मापी जाए तो कितनी निकलेगी? कम से कम तो 0.11 और ज़्यादा से ज़्यादा 0.14। लेकिन अगर ये कई देर तक दूध पड़ा रहेगा बाहर तो इसमें और ज़्यादा खट्टापन आ जाएगा, और वो अम्लता होती है विकसित प्रकार की। किस प्रकार की है? विकसित प्रकार की। और निकालते ही मापते हैं वो किस प्रकार की अम्लता है? प्राकृतिक। अब ये होती किसके कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, साइट्रेट्स के कारण, एल्ब्यूमिन के कारण, केसिन के कारण, फास्फेट के कारण। और ताज़ा दूध की अम्लता कितनी है? 0.11 से 0.14%। अब है दूध का गाढ़ापन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1.5 से 2 सेंटीपाइस होता है, सेंटीपाइस। केसिन, वसा, एल्ब्यूमिन आदि दूध के गाढ़ेपन को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? दूध के गाढ़ेपन को प्रभावित करते हैं। अब है दूध के वैधानिक मानक क्या हैं? दूध के वैधानिक मानक। गाय व भैंस के दूध के
वैधानिक मानक है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, जिससे दूध में मिलावट को रोका जा सके तथा उसकी गुणवत्ता बनी रहे, राजस्थान में वैधानिक मानक गाय के दूध में वसा को रखा गया है 3.5 से कम का अगर दूध है तो वो विपणन के काम में नहीं लेने देगी सरकार, तथा वसा रहित ठोस पदार्थ उसमें 8.5% होंगे। कितने होंगे? 8.5%। और भैंस के दूध में वसा तो होगी 6.07% और वसा रहित भाग होगा 9%। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, थोड़े छोटे छोटे बनाएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम दूध रसायन में पढ़ रहे थे दुग्ध संसाधन या प्रसंस्करण क्या है। दूध प्रसाधन और प्रसंस्करण यानी दूध के प्रोसेसिंग क्या क्या है। कच्चा दूध जो डेयरी पर प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता परीक्षण करने पर यदि परीक्षण नकारात्मक है तो दूध को स्वीकार करके उसका प्रशीतन, पाश्चुरीकरण, निर्जमीकरण और समंगीकरण जैसी क्रियाएं करके टैंक में भर करके वितरण के लिए भेजा जाता है, या फिर दूध पदार्थों में परिवर्तन करके दुग्ध संसाधन में निम्न क्रियाएं करते हैं। दूध को पहले ठंडा करेंगे, फिर दूध का पाश्चुरीकरण करेंगे, फिर निर्जमीकरण करेंगे, फिर समंगीकरण करेंगे। तो ये है प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग। कच्चा दूध है वो डेयरी पर प्राप्त किया जाता है और उसकी गुणवत्ता परीक्षण करने पर यदि परीक्षक नकारात्मक है यानी आगे वो दूध के रूप में नहीं बिकता है तो उस दूध को स्वीकार करके उसका क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, प्रशीतीकरण करेंगे, उसका पाश्चुरीकरण करेंगे, एक निश्चित टेम्परेचर तक उसको उबालेंगे, फिर उसका निर्जमीकरण करेंगे, जो उसके जीवाणु नहीं रहने चाहिए उसमें, फिर उसका समंगीकरण करेंगे। और ये सारी क्रियाएं करके टैंक में भरकर वितरण के लिए भेजा जा सकता है, या फिर दूध पदार्थों में परिवर्तन कर सकते हैं। दूध संसाधन में ये ऊपर जो क्रियाएं बताई ये सारी क्रियाएं आएंगी कि दूध को ठंडा करना है, दूध का पाश्चुरीकरण करना है, दूध का निर्जमीकरण करना है, दूध का समंगीकरण करना है। अगला इसी की अब ये विधियां पढ़ेंगे अपन कि दूध को ठंडा करना। यदि दूध को उत्पादन के तुरंत बाद ठंडा कर लिया जाता है तो उसके जीवाणुओं की संख्या बढ़ नहीं पाती है। जीवाणु कितने होंगे उसमें? कम होंगे। और दूध को शहरों तक पहुंचाने में ये जल्दी से क्या है, दूषित भी नहीं होगा। अगर हम शहरों तक पहुंचाते हैं तो दूषित भी नहीं होगा। दूध को ठंडा करना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अधिक तापक्रम होने पर दूध में जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ जाती है या ज़्यादा पैदा हो जाती है और दूध जल्दी ही खराब भी हो जाता है। अधिकतर जीवाणु हैं वो 10 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक यानी अपने वातावरण ये के टेम्परेचर पे ज़्यादा वृद्धि करते हैं। अतः दूध को कम तापक्रम यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड
पर रखें, ज़्यादा नहीं बढ़ने दें, यानी इतने ही कम टेम्परेचर पे रखें, इतना ठंडा करें इसको। तो जीवाणुओं की वृद्धि को हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध खट्टा भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? खट्टा नहीं होगा। अब है दूध को ठंडा करने की विधियां हैं, जिनमें से 2 विधियां महत्वपूर्ण हैं। पहली विधि है देसी विधि। पहली विधि का नाम क्या है? देसी विधि। और दूसरी विधि का नाम है वैज्ञानिक विधि। पहली विधि का नाम है देसी विधि। अब दुग्ध व्यवसाय में जो भी लोग लगे हुए हैं, ऐसे लोग गाँवों से दूध इकट्ठा करके लाते हैं। क्या करते हैं? गाँव से दूध इकट्ठा करके लाते हैं। और कहाँ ले जाते हैं दूध को? फिर वो उनको लाइसेंस दिया हुआ होता है, और ये अपने दूध के बर्तन के चारों ओर कपड़ा लगा करके गीला रखते हैं उसको, ताकि वाष्पीकरण से अंदर का दूध ठंडा बना रहे। इसलिए डिब्बों के चारों ओर भीगा हुआ कपड़ा लपेट लेते हैं और उसे बराबर पानी से तर रखते हैं, ताकि उस दूध का टेम्परेचर कम हो जाए। क्योंकि 5 डिग्री कम से कम रखेंगे तो दूध खराब नहीं होगा। दूसरी विधि है वैज्ञानिक विधि। प्राय 4 प्रकार के शीतक दूध को ठंडा करने के काम में लाए जाते हैं। पहला तो है तल शीतक, दूसरा है कैबिनेट शीतक, तीसरा है प्लेट पाइप शीतक, और चौथा है दोहरा ट्यूब वाला शीतक। शीतक का मतलब ठंडा करने वाला। पहला क्या बताया? तल, दूसरा कैबिनेट, तीसरा प्लेट पाइप, और चौथा है दोहरी ट्यूब वाला। ये शीतक दूध को भिन्न भिन्न मात्रा को ठंडा करने के काम आते हैं। इन प्रशीतकों में दूध को ठंडा करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम प्रयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के माध्यम। तो पहला तो अपना है कि ठंडे पानी से हम ठंडा करेंगे। किससे करेंगे? ठंडे पानी से। इसमें पाश्चुराइड दूध को, पाश्चुकरण जिस दूध का कर लिया गया है, ऐसे दूध को हम 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लेंगे। 15.5 से 21 तक। दूसरा है अमोनिया के द्वारा। हमने कहा ना अभी कि माध्यम कौन कौन से काम में लेना है। तो पहले प्रकार के में लेंगे हम ठंडा जो कर रहे हैं उसमें पानी लेंगे। दूसरा है उसमें हम अमोनिया लेंगे। इसमें 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लिया जाता है। किससे? अमोनिया से। तीसरा है ब्राइन विलियन, यानी ब्राइन किसको कहेंगे? बर्फ़ और नमक का मिश्रण। बर्फ़ और नमक का मिश्रण। इससे दूध के तापक्रम को 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लिया जाता है। अब 2 नंबर या बिंदु है दूध का पाश्चुरीकरण। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पाश्चुरीकरण है या इसकी परिभाषा क्या है पाश्चुरीकरण की। ये पाश्चुरीकरण जो विधि है, इसमें पाश्चुरीकरण शब्द का नाम सबसे पहले एक फ्रांस का वैज्ञानिक था, जिसका नाम था लुई पास्चर। क्या नाम था? लुई पास्चर। पढ़ा हुआ है सबका। उसने दिया। पाश्चुरीकरण वह क्रिया है, क्या है? पाश्चुरीकरण वह क्रिया है जिसमें दूध को निश्चित तापक्रम पर निश्चित समय तक, एक निश्चित तो टेम्परेचर रखेंगे और निश्चित ही समय तक इसको हम गर्म करेंगे, जिससे उसके सभी जीवाणु क्या हो जाएं? नष्ट हो जाएं। लेकिन दूध के खाद्य महत्व और क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूध के खाद्य महत्व पर और
जो उसका संगठन है या उसमें वसा वगैरह है, क्रीम वगैरह है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब है पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। इसमें 3 प्रक्रिया सम्मिलित है पाश्चुरीकरण में। पहले दूध को गर्म करेंगे, फिर दूध को धारण करेंगे यानी होल्डिंग रखेंगे, होल्ड रखना, होल्डिंग करना, और तीसरा हो जाएगा आपका ठंडा करना। क्या हो जाएगा? ठंडा करना। तो पाश्चुरीकरण का पहला बिंदु है गर्म करना। दूध को एक निश्चित तापक्रम तक गर्म करते हैं। तो वो निश्चित तापक्रम कितना होगा? 63 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर धारण में क्या करेंगे? गर्म दूध को एक निश्चित समय तक क्या करेंगे? एक निश्चित समय तक उसी तापक्रम पे रखना है जिससे हानिकारक जितने भी जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। तीसरा है ठंडा करना। दूध को तुरंत इतने तापक्रम तक ठंडा करना होता है जिस पर बचे हुए जीवित जीवाणु वृद्धि नहीं कर सके। तो उसको क्या कर देंगे? टेम्परेचर कम कर देंगे। ये तो गई आपकी ठंडी करने की विधियाँ, दूध को ठंडा करने की विधियाँ। अब है दूध का पाश्चुरीकरण करना। दूसरा नंबर क्या था? पाश्चुरीकरण करना। तो पाश्चुरीकरण कर भी है वो 2 विधियों से होगा। एक तो कम ताप और अधिक समय, कम टेम्परेचर पे ज़्यादा समय तक बॉईल करते रहें, और दूसरा है ताप तो ज़्यादा हो और समय अवधि है वो कम हो, कम समय के लिए और उच्च ताप पे गर्म कर दें। तो पहले में देखो, इस विधि को धारण या बैच पाश्चुरीकरण भी कहते हैं। इस विधि में दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके 30 मिनट तक धारण अथवा स्थिर रख करके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तुरंत ठंडा कर लेते हैं। ये विधि दोहरी दीवार वाली कुंड में पूरी होती है। जो दीवारों के बीच की जगह वहाँ क्या होती है? खाली या रिक्त होती है, और उसी को हम कह देते हैं जैकेट। इसमें कुंड के अंदर दूध को गर्म किया जाता है और जैकेट के अंदर प्रथम तो गर्म पानी भरते हैं, और जब दूध ठंडा करना होता है तो गर्म पानी तो निकाल देंगे और वहाँ क्या भर देंगे? ठंडा पानी भर देंगे। गर्म पानी की जगह क्या भर देंगे? ठंडा पानी। कुंड की दीवारें स्टेनलेस स्टील से बनी होती हैं और कुंड के अंदर एजीरेटर लगा होता है। दूध को हिलाकर सभी कणों को संपूर्ण रूप से गर्म करने में सहायक होता है। यानी उसका हर अणु टक्कर करते रहते हैं और आपस में अपने उस पात्र में घूमते रहते हैं। पाश्चुरीकरण की क्रियाएं हैं वो 3 प्रकार से पूरी होगी: तापन से, धारण से और ठंडा करने से। तापन, धारण और ठंडा करना। तो उच्च ताप और अल्प समय तक, पहला तो कर ही लिया अपन ने, अब वह करें। पहला तो था कम ताप और अधिक समय, दूसरा है उच्च ताप और अल्प समय। इस विधि का दूसरा नाम सतत पाश्चुरीकरण है क्योंकि इसमें दूध लगातार बहता है। इसमें दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके 15 सेकंड तक स्थिर रख देते हैं और तुरंत ही 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम तापमान पर इसको ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चुरीकरण के भी फिर 6 भाग हैं और निम्न चित्रों द्वारा उनको दर्शाते हैं। तो वो 6 भाग कौन कौन से? एक तो है पुनर्जनन भाग, रीजनरेटिव भाग। दूसरा है फ्लोट कंट्रोल टैंक और फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक है। और तीसरा है, चलो बाद में करते हैं ये वाले भाग। थैंक यू।